इकोनॉमिक्स की आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम कल के आगे के मटेरियल से स्टडी मटेरियल इकोनॉमिक्स के जो कि यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, रेलवे में आते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसकी डिटेल व्याख्या भी हम इस स्लाइड में के माध्यम से बताएंगे। तो ये आपके इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ हैं और उसकी डिटेल जो है आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। खरीफ की फसल कौन सी है? गेहूँ, मक्का, चना, जौ। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, मक्का। नेक्स्ट, इसकी खरीफ की फसल में क्या आता है? कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उर्द, मूंग, मोठ, लोबिया, चावला, ज्वार, अरहर, ढैंचा, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, तिल, ग्वार, जूट, सनई। ये इतने सारे उदाहरण इसलिए दिए हैं कि आपसे पता नहीं एग्ज़ाम में ऑप्शन में क्या पूछ लिया जाए, तो इन ऑप्शंस को याद कर लीजिएगा। जायद की फसल में शुष्क हवाएं और तेज गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच में क्या अंतर है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। संपत्ति से सरकारी आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी, स्थिर पूंजी का उपभोग, शुद्ध पूंजी निर्माण। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, स्थिर पूंजी का उपभोग। इसके डिटेल में चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी या सकल घरेलू आय जीडीआई एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। ये एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद को 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें सभी अवधारणात्मक रूप से समान हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको एनडीपी कहते हैं, एक राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन का एक वार्षिक माप है जिसे मूल्यह्रास के प्रभाव के अनुसार समायोजित किया जाता है। एनडीपी की गणना सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास घटाकर की जाती है। एक बढ़ी हुई एनडीपी आर्थिक स्वास्थ्य में वृद्धि को इंगित करती है, जबकि एक कमी देश की अर्थव्यवस्था का एक मंदी का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो 4 ऑप्शन है। नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, गैरी बेकर। इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है, नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति, जिसे तीसरी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पहल की अवधि थी जिसने फसल की पैदावार और कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि देखी। कृषि में ये परिवर्तन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित देशों में शुरू हुए और 1980 के दशक के अंत तक विश्व स्तर पर फैल गए। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय श्री सुब्रमण्यम को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश में। देश में मध्य प्रदेश राज्य में केवल हीरे की खान है। हीरा खाद्यान्न पन्ना जिले में है। पन्ना जिले में कुल 976.05 हजार कैरेट का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड 1958 से पन्ना जिले के मझगवां में एकमात्र यंत्रीकृत हीरे की खान संचालित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कहाँ होती है? ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन ए सही है, कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी की खेती पहाड़ी इलाकों में होती है। देश में कुल उत्पादन का 70% हिस्सा कर्नाटक में होता है। अन्य प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक राज्यों में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हैं। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी कॉफ़ी की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, गुजरात। गुजरात भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाया जाता है। इसकी खेती गुजरात के अलावा पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी की जाती है। मूंगफली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन कहाँ होता है? ये जीके के लिए भी आपके इम्पॉर्टेंट है, तो ये इकोनॉमिक्स में भी आ सकते हैं और अदर रेलवे और एसएससी, पीएससी, इन सब एग्ज़ाम में। तो इस भारत में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन कहाँ होता है? 4 ऑप्शन है। मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी सही है, झारखंड में।
भारत में अभ्रक भंडार का लगभग 95% झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य में स्थित है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया है कि 2005 तक भारत में झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार था। आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई? 4 ऑप्शन है। ए अगस्त 1992, बी अगस्त 1995, सी अगस्त 1996, डी मार्च 1998। ऑप्शन सी सही है, अगस्त 1996। वर्ष 1996 में जी.वी. रामकृष्णा के नेतृत्व में एक गैर संवैधानिक व सलाहकारी प्रकृति का विनिवेश आयोग स्थापित किया गया तथा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1999 में एक बड़े कदम के रूप में विनिवेश विभाग स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष करों में से किससे सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? 4 ऑप्शन है। निगम कर, सीमा कर, धन कर, वन कर। इसमें ऑप्शन ए सही है, निगम कर। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्रत्यक्ष कर से प्राप्त हो रहा है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, एस्टेट ड्यूटी, उपहार कर, व्यय कर तथा ब्याज कर हैं। ये चारों प्रत्यक्ष कर याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में निगम कर जो है का उल्लेख है, इसलिए निगम कर सही आंसर है। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु और सेवा कर, जीएसटी आदि। बजट 2021-22 के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा क्रमशः जीडीपी का 4.9% तथा 5% अनुमानित है, जबकि सकल कर जीडीपी का 9.9% अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? 9, 10, 12, 13। ऑप्शन डी सही है, 13। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत एक कंपनी जिसे महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है उसे महारत्न कंपनी कहा जाता है। महारत्न कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की तुलना में महारत्न कंपनियों की एक आधिकारिक स्थिति होती है जो विश्व स्तर पर प्रभाव डालती है। महारत्न का दर्जा हासिल करने के लिए कंपनी को भारत सरकार द्वारा दिए गए मानदंडों के लिए पात्र होना चाहिए। वर्तमान समय में भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां ऊर्जा, खनिज, दूरसंचार आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। महारत्न कंपनियां भारत राष्ट्र की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 4 ऑप्शन है। 1951 में, 1970 में, 1975 में, 1985 में। ऑप्शन बी सही है, 1970 में। सफ़ेद क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में जाना जाता है, 1970 के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड की नींव रखी गई थी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीणों की आय में इजाफा करना, ग्राहकों को उचित मूल्य पर दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करा देना आदि था। इस कार्यक्रम के कारण ही भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनने में कामयाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमत से राष्ट्रीय आय क्यों अधिक होती है? 4 ऑप्शन है। कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि के बराबर है, कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक है, उत्पादन में वृद्धि कीमतों में वृद्धि से अधिक है, डी केवल उत्पादन में कमी। ऑप्शन बी सही है, कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक है। बढ़ती कीमतें या मुद्रास्फीति की अवधि में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य नाममात्र के संदर्भ में बढ़ता है, जिसका अर्थ है उनकी कीमतें मुद्रास्फीति के प्रभाव को दर्शाती हैं। जब मौजूदा कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो चालू वर्ष में प्रचलित कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर विचार किया जाता है, जिसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव भी शामिल होता है। इसलिए बढ़ती कीमतों की अवधि में दौरान मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अधिक होगी, क्योंकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करने के लिए इसे समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 11, 12, 13 या डी सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इसमें ऑप्शन डी सही है, सरकार की इच्छा के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहते हैं, का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है और इसकी नियुक्ति भी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। नीति आयोग का ये प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग के कार्य निष्पादन और नीतिगत फैसले लेने में बहुत अधिक
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई? 4 ऑप्शन है। ए, गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पे आवास ऋण प्रदान करने के लिए। बी, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए। सी है, देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। और डी है, उपाधिक मार्जिनलाइज समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी सही है, देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति पीएम जनधन खाता खुलवा सकता है, लेकिन इस स्कीम को खास तौर पे उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अब तक बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ पाए हैं। इस खाते को आप बिना किसी बैलेंस यानी जीरो बैलेंस पे खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट है, बाल श्रम उन्मूलन योजना किसका अंग है? ए, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना का। बी, रोजगार बीमा योजना का। सी, शहरी निर्धनता निवारण योजना का। डी, प्रधानमंत्री की 3 नई कल्याण योजनाओं का। ऑप्शन डी सही है, प्रधानमंत्री की 3 नई कल्याण योजना। इस योजना के तहत खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियुक्त बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण आयोजित करने के बाद बच्चों को इन व्यवसायों और प्रक्रियाओं से छुड़ाया गया और फिर उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष स्कूल में डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? ए, बजटीय घाटा। बी, राजस्व घाटा। सी, राजकोषीय घाटा। डी, मौद्री कृत घाटा। बी ऑप्शन सही है, राजस्व घाटा। शुद्ध राजकोषीय घाटा सकल राजकोषीय घाटा है जो केंद्र सरकार के शुद्ध ऋण को घटाता है। सामान्य तौर पर राजकोषीय घाटा या तो राजस्व की कमी या पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के परिणामस्वरूप होता है। कारखानों, भवनों और अन्य निर्माण जैसी लंबी अवधि की संपत्ति उत्पन्न करने के लिए पूंजी निवेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? 4 ऑप्शन है। ए, 1 अप्रैल 2017। बी, 1 जुलाई 2017। सी, 1 जनवरी 2017। डी, 1 अगस्त 2017। ऑप्शन बी सही है, 1 जुलाई 2017 से। भारत में वस्तु और सेवा कर को 1 जुलाई 2017 तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के किया जाता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। तो ऑप्शन सी सही है, इंग्लैंड। 1780 और 1850 के दशक के बीच में ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन की पहली औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति जो 18वीं और 19वीं शताब्दी तक हुई, एक ऐसा दौर था जिसके दौरान मुख्य रूप से यूरोप में कृषि, ग्रामीण समाज और अमेरिका में औद्योगिक और शहरी बन गया। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? 4 ऑप्शन है। ए, खनन उद्योग। बी, विद्युत उद्योग। सी, बैंकिंग उद्योग। डी, कपड़ा उद्योग। ऑप्शन डी सही है, कपड़ा उद्योग। भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? इसमें आंसर आपका कपड़ा उद्योग था। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ देश का सबसे संगठित और व्यापक उद्योग है। देश में रोजगार उपलब्ध कराने में वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू। आप इस वीडियो को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आगे और भी अच्छे वीडियो आपके सेवा में प्रस्तुत कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।